आदिपुरुष मूवी से भी सस्ता चंद्रयान कैसे लॉन्च हो गया। लूना 25 जो है वो मून के अंदर जाके क्रैश कर गया। तो कहते हैं ना कि तेज चलने वाले लोग गिर जाते हैं। मम्मी बचपन में कहती थी ना कि लूना हल्के चलाओ, तो लूना तेज चला दी रशिया वालों ने और वो मून में जाके टकरा गई। मिशन जो हो गया वो कोलैप्स हो गया। हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ कुमार, CEO एंड फिजिक्स मेंटोर एट विद्या मंदिर क्लासेस। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है और हम सबके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन ये है कि आदिपुरुष मूवी से भी सस्ता चंद्रयान कैसे लॉन्च हो गया। दूसरा प्रश्न हमारे दिमाग में ये है कि रशिया ने हमसे बाद चंद्रयान लॉन्च करके हमसे पहले पहुंचाने की कोशिश की। हालांकि जैसे आप लोगों ने सभी ने सुना होगा कि लूना 25 जो है वो मून के अंदर जाके क्रैश कर गया। खैर, वो एक अलग बात है। हम लोग आज जो कोशिश करेंगे वो ये कोशिश करेंगे कि इसके बारे में थोड़ी जानकारी जुटाने की और बेसिक फिजिक्स समझने की, कि बेसिक फिजिक्स से हम ये बात समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये सब हो रहा है। ठीक है, तो 9th और 11th की फिजिक्स अगर आप जानते हैं, ग्रेविटेशन का चैप्टर अगर आप जानते हैं, तो ये बात आपको क्लियरली समझ में आएगी। तो आइए देखते हैं चंद्रयान की जर्नी और इसके पीछे की फिजिक्स सारे लोगों के लिए सिंपल लैंग्वेज में, बिना कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स के हम आप सामने इसको रखने जा रहे हैं। तो चंद्रयान 3 जो भारत की शान, इसरो की शान है, तो उसको हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से जा रहे हैं। हम सभी शायद ये बात गूगल के थ्रू या अन्यथा जानते हैं कि अर्थ और मून के बीच की जो डिफरेंस है वो 3,84,400 किलोमीटर है। और हमारे दिमाग में ऐसा रहता है कि अगर हम कोई रॉकेट, कोई स्पेस व्हीकल कुछ भी लॉन्च करते हैं तो वो कैसे जाएगा, तो हमें लगता है कि वो ऐसे चला जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। कोई भी स्पेस व्हीकल इस तरीके से नहीं जाता है। तो हम देखते हैं कि कैसे इंडिया का चंद्रयान 3 जाएगा और जा रहा है, अपनी लास्ट जर्नी में है। 23rd को एक्सपेक्टेड है कि वो मून के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। और रशिया का लूना 25 ने कैसा पाथ लिया है, दोनों पाथ में आपको दिखाता हूं और दोनों के पीछे की बेसिक फिजिक्स आपको समझाता हूं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैंने आपको बताया कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस वन शॉट कवर नहीं होती, सीधे जाके कवर नहीं होती जैसा हमें लगता है। तो चंद्रयान 3 का जो पाथ है वो कुछ इस तरीके का है। अर्थ से ये लॉन्च हुआ है। ये अर्थ के चारों तरफ आप देख रहे हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट्स बना रहा है और इलिप्टिकल ऑर्बिट बना के कोई एक ऐसी जगह आई है जहां से इसने इस पाथ को छोड़ के और मून के ल्यूनर ऑर्बिट के अंदर चला गया है और मून के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट बना के 23rd को ये मून के सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि चंद्रयान से इसरो क्या अचीव करना चाहती है, तो इसरो ने 3 बेसिक पैरामीटर रखे हैं जिसके जो चंद्रयान से वो अचीव करना चाहते हैं। सबसे पहला पैरामीटर ये है कि चंद्रयान इस बार जो है उसके पास लैंडर और रोवर दोनों हैं। तो इसरो चाहती है कि उसका लैंडर जो है वो स्टेबली मून के ऊपर जाके लैंड करे और ल्यूनर साउथ पोल पर इसकी लैंडिंग प्लान की गई है और वो भी सॉफ्ट लैंडिंग है। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो रोवर है उसकी होवरिंग कैपेसिटी, सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, अगर आप वैसे पढ़ेंगे तो नासा की साइट पे या इसरो की साइट पे तो डिफिकल्ट टर्म्स लिखे हुए हैं, उसकी होवरिंग कैपेसिटी को वैलिडेट करेगा। तीसरी चीज जो है वो मल्टीपल केमिकल कंपोजिशन मून के ऊपर, मून की सॉइल के और भी जो केमिकल कंपोजिशन है वहां पर, उसको स्टडी करने के लिए ये 3 ऑब्जेक्टिव्स के साथ चंद्रयान 3 जो है वो मून पर भेजा जा रहा है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो रशिया का जो लूना 25 था उसने कैसा पाथ लिया था। उसने ऐसा पाथ लिया था और अनफॉर्चुनेटली वो मून के अंदर क्रैश कर गया है। तो कहते हैं ना कि तेज चलने वाले लोग गिर जाते हैं। मम्मी बचपन में कहती थी ना कि लूना हल्के चलाओ, तो लूना तेज चला दी रशिया वालों ने और वो मून में जाके टकरा गई। मिशन जो हो गया वो कोलैप्स हो गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपनी बेसिक बात करते हैं कि ये इस तरीके का उन्होंने कुछ प्लान बनाया था और कहां पे प्रॉब्लम आई है कि जो ल्यूनर ऑर्बिट था, जो आपको ये वाला दिख रहा है, जो 100 किलोमीटर रेडियस पे था, उसको डीबूस्ट करके 18 किलोमीटर के रेडियस में आना था। वहां पे जो मैन्यूवरिंग होती है वो फेल हुई और वो
जो था स्पेसक्राफ्ट या जो भी उनका रॉकेट था वो क्रैश कर गया। आइए आगे बात करते हैं और देखते हैं कुछ बेसिक मैं बात आपके सामने करने जा रहा हूं। सिंपल सी बातें हैं जो कोई भी बेसिक फिजिक्स जो आप जानते हैं उसको समझ सकते हैं। सपोज करिए कि मेरे हाथ में ये पेन है, या आपके हाथ में कोई ऑब्जेक्ट है, बॉल है, आप उसको उछालते हैं ऊपर और क्या होता है, वो वापस अर्थ पर आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। हम कितनी भी तेज फेंक दें क्या होगा, वो वापस अर्थ के ऊपर आ जाएगी। बट अगर हम किसी प्रोजेक्टर के थ्रू, किसी लॉन्च व्हीकल के थ्रू अगर हम इसको फेंकते हैं तो क्या हो सकता है कि वो अर्थ के पार चली जाए और वापस ना आए। उस वेलोसिटी को आप क्या कहते हो? एस्केप वेलोसिटी कहते हो। बट यहां पे हमें ये समझना है कि हम एस्केप वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे, क्योंकि हमें जो है दूसरी तरीके की स्टडी यहां पे करनी है। अगर अर्थ और मून के बीच का टोटल डिस्टेंस अगर हम r ले लेते हैं और एक ऐसा पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट है ये, यहाँ पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ऐसे है और मून का जो है वो ऐसे है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। इसको हम लोग न्यूट्रल पॉइंट भी बोलते हैं या बोल सकते हैं। ठीक है, अब इस न्यूट्रल पॉइंट की खासियत क्या होती है? कोई भी दो मासेस के बीच में आप न्यूट्रल पॉइंट बना सकते हैं, किसी भी दो प्लैनेट्स के बीच में न्यूट्रल पॉइंट बना सकते हैं, प्लैनेट और सैटेलाइट के बीच में न्यूट्रल पॉइंट बना सकते हैं, कहीं पे भी न्यूट्रल पॉइंट बनाया जा सकता है। इस n के लेफ्ट में यहां तक अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल में है। अगर मैं ऐसे लाइन यहां पे ड्रॉ कर दूं, इसके लेफ्ट में कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल में है, और इसके राइट में जो है वो मून के ग्रेविटेशनल पुल में है। अगर हमने इस पॉइंट को पार कर लिया कैसे भी, तो किसके अंदर एंटर कर जाते हैं हम मून की ग्रेविटी के अंदर एंटर कर जाते हैं, मून के ग्रेविटेशनल पुल के अंदर एंटर कर जाते हैं। यानी यहां से हम ल्यूनर ऑर्बिट्स बना सकते हैं, जो हेल्प कर रही है ग्रेविटी हमको, जिसकी वजह से हमने कहा कि आदि पुरुष से सस्ता जो है चंद्रयान बना है। जैसे सभी लोग जानते होंगे शायद, आदि पुरुष अप्रॉक्सीमेटली 700 करोड़ में बनी है और हमारा चंद्रयान जो है वो 615 करोड़ में बना है। सिर्फ अगर मैं व्हीकल की बात करता हूं तो जो स्पेस में गया है वो 250 करोड़ का है, अगर हम लॉन्च व्हीकल की कॉस्ट को हटा देते हैं। तो अगर ऐसे समझें तो खाली जो बॉडी जो जा रही है लॉन्च व्हीकल को छोड़ के, उसकी कॉस्ट जो है वो सिर्फ 250 करोड़ ही है। ठीक है, विच इज वेरी वेरी चीप एंड इट इज ऑल्सो नोन एज वन ऑफ द चीपेस्ट मिशन इन स्पेस इन द हिस्ट्री, राइट। तो यानी ऑब्जेक्टिव जो होगा वो क्या होगा कि यहां से किसी भी जिस चीज को फेंका जा रहा है, छोड़ा जा रहा है, वो अगर एन पॉइंट को क्रॉस कर जाता है, इस न्यूट्रल पॉइंट को क्रॉस कर जाता है, तो मून की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आ जाएगा और फिर वो मून की ग्रेविटी उसके ऊपर काम करेगी। और दूसरी एक कॉन्सेप्ट तो हमारा ये हो गया जिसको हमें समझना है। एक और कॉन्सेप्ट होता है कि जब शेप कैसा लेगी। अगर जैसे सैटेलाइट्स है, जैसे इनसैट सैटेलाइट है इंडिया में जो अर्थ के चारों तरफ घूमती है, या कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं जो आप देखते हो, जिसके थ्रू आप मोबाइल या इस समय यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, ये सारी सैटेलाइट्स क्या हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी में होती हैं। और जब वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर आप किसी को प्रोजेक्ट करते हो तो वो सर्कुलर शेप लेती है। जब आप ऑर्बिटल वेलोसिटी से तो बड़ा कर देते हो पर एस्केप वेलोसिटी से कम रखते हो, यानी आपकी वेलोसिटी जो है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी से तो बड़ी है बट एस्केप वेलोसिटी से छोटी है, तो उस केस में पाथ जो बनता है वो एलिप्टिकल पाथ बनता है, जैसा अभी आपने चंद्रयान के पाथ में मैंने आपको दिखाया। फिर अगर आप एस्केप वेलोसिटी के बराबर किसी को प्रोजेक्ट कर देते हो जो कभी वापस अर्थ पे नहीं आएगी, तो वो पाथ कैसा बनता है? पैराबोलिक पाथ बनके वो चला जाता है। और अगर हम एस्केप वेलोसिटी से भी ज्यादा वेलोसिटी से किसी को प्रोजेक्ट कर दें तो वो अर्थ पे कभी वापस तो आएगा नहीं, और उसका जो शेप बनेगा वो कैसा बनेगा? हाइपरबोलिक शेप बनेगा। मुझे लगता है सबको पता होगी कि अर्थ के लिए ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करने की एस्केप वेलोसिटी जो होती है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, तो ये पाथ की बात हो गई जो आप देख रहे हो, जो मैंने अभी आपको शुरू में दिखाया कि चंद्रयान कैसा पाथ ले रहा है, वो ऐसा एलिप्टिकल पाथ ले रहा है। यानी जो वेलोसिटी है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी के बीच की है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों ने टर्म्स पढ़ रहे होंगे अखबार में या जिस भी जगह पर आप न्यूज़ेस पढ़ते हो, कि कोई भी चीज अगर किसी के चारों तरफ घूमती है, जैसे मैंने अर्थ के चारों तरफ एक सैटेलाइट घुमा थी, तो ये सैटेलाइट जब अर्थ से सबसे करीबी होती है, जब सबसे पास होती है,
इस पोजीशन को हम कहते हैं पेरिजी पोजीशन या पेनहिलियन पोजीशन या पैराफोकस, कोई भी नाम से जाना जाता है। नॉर्मली पेरिजी पोजीशन ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। जब वो सबसे ज्यादा दूर होती है उस पोजीशन को हम कहते हैं एपोजी पोजीशन या एपहिलियन पोजीशन या एपाफोकस, किसी भी नाम से आप इसको जान सकते हैं। यहां पे बहुत ही ब्यूटीफुल लॉ लगती है जिसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या लॉ लगती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अकॉर्डिंगली ये mv1r1 जो है ये हो जाएगा इक्वल टू mv2r2। यानी कहने का मतलब ये है जब आप बहुत पास है कोई भी सैटेलाइट अर्थ के तो उसके में उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, जब वो सबसे दूर है तो उसकी वेलोसिटी जो होगी वो कम होगी। आप कैसे देख सकते हैं? आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू r2 अपॉन r1। तो यहां पे आपको समझ में आ रहा है कि पास होंगे तो वेलोसिटी ज्यादा होगी और दूर होंगे तो वेलोसिटी कम होगी। तो पैरोजी पोजीशन कौन सी हो गई? जो सबसे पास वाली पोजीशन है। एपोजी पोजीशन कौन सी हो गई? जो सबसे दूर वाली पोजीशन है। तो इन दोनों प्रिंसिपल को यूज करके आप देखिए कि चंद्रयान कैसे पृथ्वी से चंद्रमा तक या अर्थ से मून तक जा रहा है और कैसे वो कवर कर रहा है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूं। ये अर्थ है, जैसे आप जानते हैं कि ये इंडिया में श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है 14 जुलाई को 2:35 पर। तो ये इसने एलिप्टिकल ऑर्बिट लिया। ये पैरोजी पोजीशन हो गई। अगर आप देखेंगे ये वाली पोजीशन पैरोजी पोजीशन है और ये वाली पोजीशन जो है एपोजी पोजीशन है। फिर क्या हुआ? फिर ये अगले ऑर्बिट में गया, फिर ये अगले ऑर्बिट में गया। अभी अगले ऑर्बिट में कैसे जा रहा है? अगले ऑर्बिट में जाने के लिए हम कहते हैं मैन्यूवरिंग हो रही है। तो इसके अंदर जो थ्रस्ट इंजन है वो मैन्यूवर कर रहा है और इसको अगले ऑर्बिट में ले जाता है। उसके बाद फिर ग्रेविटी अपना काम करती है। बाकी सारा काम किससे हो रहा है? ग्रेविटी से हो रहा है। इसीलिए इसकी कॉस्ट जो है वो मिनिमल है। ठीक है, तो अगले ऑर्बिट में चला गया, फिर देखते हैं उसके अगले ऑर्बिट में चला गया, फिर देखेंगे तो क्या हुआ। जब अगले ऑर्बिट में जा रहा था तो इसने न्यूट्रल पॉइंट एन पॉइंट को क्रॉस कर दिया और जैसे ही एन पॉइंट को क्रॉस किया किसके अंदर आ गया? ये मून की ग्रेविटी के अंदर आ गया और अब मून के चारों तरफ ये एपोजी और पैरोजी पोजीशन में वो रिवॉल्व करेगा। यानी इसकी वेलोसिटी ऐसे सेट हो गई जो मून के चारों तरफ कैसा बना देगी? एलिप्टिकल ऑर्बिट्स बनाएगी। तो ये किस तरीके से जाएगा? देखिए मून के चारों तरफ ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है और ये जो है यहां पे आके मून के ल्यूनर साउथ पोल पर लैंड करेगा। एक्सपेक्टेड है कि 23 अगस्त को 6 बजे के आसपास का प्रोजेक्शन जो है वो दिया जा रहा है। रियल टाइम पता चलेगा आप लोगों को। हम भी इंतजार कर रहे हैं, आप भी इंतजार कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से आप देखिए कि किस तरीके से ये घूमा। इसमें पैरोजी एपोजी और ये पैरोजी और ये एपोजी ऐसी पोजीशन से करते करते ये मून के ऊपर जाके लैंड कर जाएगा। और इंडिया इज द ग्रेट कंट्री एंड आवर साइंटिस्ट आर ग्रेटेस्ट, जिन्होंने इस मिशन को पॉसिबल बनाया। बेसिक फिजिक्स से लेके एस्ट्रोफिजिक्स तक सारी चीज़ें इसके अंदर यूज़ हुई और ये हमें उम्मीद है कि ये मिशन जो है इस बार सक्सेसफुल होगा और स्पेस की हिस्ट्री को रीराइट किया जाएगा बाय सॉफ्ट लैंडिंग ऑफ चंद्रयान 3 ऑन मून and both lander and rover will work properly. This is all the expectation of all the Indian community. So stay tuned and देखते हैं कि क्या होता है। एक और छोटा सा वीडियो आपके सामने अगला लेके आऊंगा जिसके अंदर बताया जाएगा कि जो कह रहे हैं जो पहुंच रहा है रोवर लैंडर, ये एक ल्यूनर डे रहेगा यानी 14 अर्थ डे रहेगा। तो ल्यूनर डे और अर्थ डे कैसे रिलेट होते हैं इस पे अगले वीडियो में बात करेंगे। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही साइंटिफिक कंटेंट और जो भी आपके टेस्ट प्रेप, कंपटीशन, स्कूल एग्जाम्स से रिलेटेड चीज़ों के लिए, कंटिन्यूअस कंटेंट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।